हम लोग अल्काइल हैलाइड टॉपिक में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी हम लोग पढ़ रहे थे एसएन रिएक्शंस के बारे में। SN1 हम लोगों ने पढ़ा था और SN1 हम लोगों ने शुरू किया था। अरे बेटा, SN1 रिएक्शन में हमको एक दो बात और बताना है। SN1 रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दो तीन पॉइंट और चर्चा करना है और उसके बाद जो SN2 था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले SN1 में जो जो बातें और बतानी है वो सुनना। देखो, SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा तो जब भी शिफ्टिंग का चांस होगा तो शिफ्टिंग जरूर हुआ करेगा, कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग जरूर हुआ करेगा। ठीक है, जैसे मान लो क्या दिया कि हम लोगों का एक मॉलिक्यूल है ऐसा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH2Cl और इसको हमने रिएक्शन करवाया है OH- न्यूक्लियोफाइल से और ये SN1 रिएक्शन में जा रहा है। अरे बेटा, ये मॉलिक्यूल अगर SN1 रिएक्शन में जाएगा तो शुरुआती कार्बोकैटायन जो हमारा बनेगा वह शुरुआती कार्बोकैटायन कुछ ऐसा बन जाएगा, ये CH2+ और अब इसमें शिफ्टिंग होने लगेगा और यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगा, यहाँ पर जो शिफ्टिंग होगा वह शिफ्टिंग के बाद का कार्बोकैटायन कैसा दिखेगा। शिफ्टिंग में ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर। आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल दिस कार्बोकैटायन विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा दिखेगा, ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और अब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये वाला बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ये ऐसा बन जाएगा। तो जब भी चांस हो शिफ्टिंग का तो शिफ्टिंग होगा, यह बिल्कुल लाजमी है होना। अच्छा, अगला लाइन जो हमको कहना है SN1 के बारे में वो सुनो। अरे बेटा, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक और एक होता है एलाइलिक अल्काइल हैलाइड। एक होता है बेंजाइलिक और एक होता है एलाइलिक अल्काइल हैलाइड। ये बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब बेंजीन रिंग के बाद वाला कार्बन से लगा हैलोजन। याद रखना, बेंजाइलिक ये है, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है बेंजीन रिंग से लगा कार्बन का एक वैलेंसी खाली बेंजाइल और बेंजीन रिंग से सीधा एक वैलेंसी खाली हो, दैट इज फेनाइल, वो फेनाइल ग्रुप है। तो बेंजाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड कहने का मतलब ये CH2Cl, इन लोगों के SN1 रिएक्शंस का रेट बहुत ही उम्दा होता है। उम्दा कहने का मतलब बहुत अच्छा होता है। क्यों भला, ये लोग क्यों बहुत अच्छा SN1 दिखाते हैं? बेटा, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड के तुलना में 1000 गुना ज्यादा होता है इन लोगों का SN1 का रेट। क्यों? क्योंकि ये लोग आयोनाइज होकर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। यह कार्बोकैटायन आप समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग के रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करवा दिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी जो कार्बोकैटायन बनेगा एलाइल कार्बोकैटायन, ये CH, ये CH2+, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, हियर दैट कार्बोकैटायन इज आल्सो गोइंग टू स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। तो बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के द्वारा, बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के द्वारा, तो ये जल्दी बन जाएगा और कार्बोकैटायन का बनना ही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जल्दी बन जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही क्या हुआ करेगा, फास्ट हुआ करेगा। जानते हो बेटा, SN1 रिएक्शन के प्रति विनाइल हैलाइड का और फेनाइल हैलाइड का या हेलोबेंजीन का रिएक्टिविटी पुअर होता है, खराब होता है। किनका किनका? विनाइल हैलाइड ये, और किनका? तो हेलोबेंजीन का।
हेलोबेंजीन का इन लोगों का रिएक्टिविटी जो होता है वो पुअर होता है। क्यों पुअर होता है? अरे क्या जानते हो, यहाँ भी ये हेलोजन के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, और यहाँ भी लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। आपको नहीं लगता है कि यहाँ रेजोनेंस जब होगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो क्या ये जल्दी टूट कर निकलेगा? यहाँ कार्बोकैटायन आसानी से बनेगा? नहीं बनेगा। और कार्बोकैटायन आसानी से नहीं बनेगा तो फिर इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, ये लोग अच्छा रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। सुनो ना, अगर कहीं पर अल्काइल हैलाइड ब्रिज हेड पोजीशन पर हो, ब्रिज हेड समझते हो, बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल हो, बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल हो तो उसमें कॉमन कार्बन से लगा हुआ हैलोजन, अरे बेटा ब्रिज हेड पोजीशन पर SN1 रिएक्शन होता ही नहीं है। ब्रिज हेड पोजीशन पर साफ साफ बोल रहे हैं होता ही नहीं है। अगर कहीं पर दिया रहे इन लोगों में से सबसे खराब SN1 रिएक्शन किसका होगा और ऑप्शन में कोई ब्रिज हेड पोजीशन पर लगा हुआ कार्बोकैटायन दिखा दे तो स्पष्ट कहना है कि इन लोगों में SN1 रिएक्शन नहीं होता है। SN1 होने के लिए इसको फिर ट्रायंगुलर प्लेनर होना पड़ेगा, और ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाए, ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में हो जाए तो फिर ब्रिज हेड बनना कठिन होने लगता है। ब्रिज हेड बनना फिर संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ब्रिज हेड तो तभी ना होगा, ये ऊपर की तरफ ये हो जाए, उसको भी झुका के इसी प्लेन में कर दीजिए तो फिर ब्रिज हेड कठिन होने लगता है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पर अगर हैलोजन हो तो यह लोग SN1 नहीं दिखाते हैं, ये लोग SN1 दिखाते ही नहीं है। अच्छा, अब अगला लाइन जो हमको चर्चा करना है वो सुनना। अगला लाइन क्या करना है जानते हो बेटा? GOC में आप लोगों को बताए थे, GOC में आप लोगों को बताए थे कि अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके बगल वाले सेंटर पर लोन पेयर वाला कोई स्पीशीज हो तो फिर उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम लोगों को दो क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन दे यहाँ पर ऑक्सीजन हो और ये प्लस, और दूसरा क्वेश्चन दे नॉर्मल ये प्लस, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर देकर उसको स्टेबलाइज कर देगा। अब सुनो, इसका मतलब ये कार्बोकैटायन बन भी जल्दी जाएगा, ये जल्दी बन जाएगा कार्बोकैटायन। हम लोगों को अब देखना, ध्यान देना, CH3 CH2 CH2 Cl, एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल है CH3O CH2 Cl। ये हम लोगों से पूछे कि इन दोनों में SN1 के प्रति रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? तो क्या होगा? नीचे वाले का। नीचे वाले का SN1 का रिएक्टिविटी उनके तुलना में लाख गुना, 10 का पावर 5, लाख ही ना हो गया, लाख गुना ज्यादा होता है, 10 to the power 5 टाइम्स ज्यादा होता है। क्यों भला? क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाएंगे। और आयोनाइज क्यों जल्दी हो जाएंगे? क्योंकि इनसे बना कार्बोकैटायन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है इसके लोन पेयर के द्वारा, लोन पेयर देकर उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हो उसके साथ कोई अगर हेट्रो एटम लोन पेयर वाला हो, जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हो उसके साथ कोई हेट्रो एटम, हेट्रो कहने का मतलब कार्बन छोड़कर परदेसी एटम, दूसरा जाति का, और उसके पास अगर लोन पेयर हो तो फिर इनका SN1 रिएक्शन का जवाब नहीं रहता है, इनका SN1 रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है। अभी हमने क्या क्या पॉइंट बोला था वो ध्यान में रहा? पहला बोले थे कि बेंजाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड का रेट काफी अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट बोले थे कि विनाइल हैलाइड और हेलोबेंजीन पुअर रिएक्टिविटी दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट बोले थे कि अगर ब्रिज हेड पोजीशन पर हैलोजन हो तो रिएक्शन ही नहीं शो करता है। और चौथा पॉइंट बोले थे कि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हो उसके साथ अगर कोई लोन पेयर वाला हेट्रो एटम हो तो फिर इनके रेट का कोई जवाब नहीं रहता है, यहाँ पर SN1 का रेट
बहुत ही शानदार हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। इतना चीज था जो कि SN1 में हमको उसी समय डिस्कस कर लेना चाहिए था। SN1 में इतना चीज बचा रह गया था। ठीक, फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो जिस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं वह टॉपिक है क्या चीज? तो वह टॉपिक है बोला SN2। हम लोग अपने SN2 वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। अरे बेटा, हम लोग अपने SN2 वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएं तो देखना, SN2 के बारे में चर्चा करना है। SN2 सबसे पहला चर्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं SN2 के बारे में, वो होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्या बेटा? SN2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। जैसे मान लो कोई ऑप्टिकली एक्टिव हमारा अल्काइल हैलाइड है। ये मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप है R1, ये R2, ये R3 और ये हैलोजन लगा है। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। अब इसको हमने किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाया है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये बैक साइड से, हमेशा इस हैलोजन के बैक साइड से आकर अटैक करेगा, तब न इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। यह न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन, ये इससे लगा हैलोजन, और ये यहाँ पर मान लो R1, R2, R3, ये इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट, और यही ट्रांजिशन स्टेट हमारा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दो, जो ओरिएंटेशन होता है न्यूक्लियोफाइल का, जो न्यूक्लियोफाइल के लगने का डायरेक्शन है, वो हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में हमेशा क्या हो जाता है? इन्वर्शन का केस हो जाता है। SN2 रिएक्शन में हमेशा क्या हो जाता है? इन्वर्शन हो जाया करता है। यहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है? इन्वर्शन का केस हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया? अरे बेटा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कि इन्वर्शन होता है। फाइन, यहाँ पर क्या हुआ करता है? इन्वर्शन। SN1 में क्या था? रेसिमाइजेशन, लेकिन कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं। रेसिमाइजेशन में भी परसेंटेज ज्यादा किसका? इन्वर्सन का। इन्वर्सन ज्यादा मात्रा में और रिटेंशन कम मात्रा में, लेकिन रेसिमाइजेशन बोलेंगे उसको भी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 100% क्या हो जाता है? यहाँ 100% क्या हो जाता है? इन्वर्सन हो जाता है। यहाँ पर 100% इन्वर्सन का केस हुआ करता है। ठीक, अच्छा, अब सुनना एक बात। SN2 रिएक्शंस के दौरान RS नेमिंग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अगर यह मॉलिक्यूल R फॉर्म है तो प्रोडक्ट जो होगा वो R होगा कि S होगा? चेंज करेगा कि नहीं करेगा? सुन, अरे बेटा, जैसे मान लो ये, तो इसका जो भी फॉर्म नाम R या S फॉर्म जो नाम हम लोग देंगे, वह इनके पहले पहले एटमों के प्रायोरिटी के आधार पर देंगे। अब मान लो निकलने वाला हमारा किसी और प्रायोरिटी का था। निकलने वाला ग्रुप मान लो यहां से जो निकला है वो लोअर प्रायोरिटी का है, और आने वाले का प्रायोरिटी ज्यादा है। तब तो फिर अनसर्टेन हो गया कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो तो इन ग्रुपों के प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा। तो हमको जो बात कहना है, सब लोग खूब ध्यान से सुनिएगा, सब लोग खूब ध्यान से सुनिएगा। तो RS नेमिंग पर चर्चा कर रहे थे। बेटा, RS नेमिंग जो है वो एटमों के रिलेटिव पोजीशन पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर निकलने वाला लिविंग ग्रुप और आने वाले न्यूक्लियोफाइल का बाकी ग्रुपों के बीच में प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड, जब तक हम लोगों को निकलने वाले ग्रुप और निकलने आने वाले ग्रुप का नाम न दे दे, तब तक इन जनरल RS नेमिंग चेंज करेगा कि नहीं करेगा नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात सुनना, हम लोग बता क्या सकते हैं? द बेस्ट, अगर इन चारों में इसकी जो प्रायोरिटी थी
उसी प्रायोरिटी पर आने वाला ग्रुप भी आ गया। जैसे मान लो निकलने वाला टॉप प्रायोरिटी में था, इन लोगों में नंबर 1 प्रायोरिटी पर था, और निकलने वाला और आने वाला भी अभी भी टॉप प्रायोरिटी वाला ही आया है। तो वैसे कंडीशन में जिस प्रायोरिटी वाला ग्रुप निकला है, अगर वैसा ही प्रायोरिटी वाला ग्रुप का इंट्रोडक्शन भी हो रहा हो मॉलिक्यूल में, तो फिर हम लोग कंफर्म होकर कह सकते हैं कि आरएस नेमिंग चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि निकला है उधर से और वैसा ही प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ गया है बैक साइड से, तो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो फिर तो आरएस नेमिंग चेंज कर ही जाएगा। ध्यान दिए, अगर निकलने वाले की प्रायोरिटी और आने वाले की प्रायोरिटी सेम है, तो फिर आरएस नेमिंग कंफर्म है कि चेंज करेगा। अगर प्रायोरिटी में अंतर है तो हम लोग कंफर्म होकर नहीं बता सकते हैं कि आरएस नेमिंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और कुल मिलाकर अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में एक लाइन में बात समझ में आ जाना चाहिए कि यह SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन्वर्सन का केस होता है। जिधर से लिविंग ग्रुप हटता है उसके अपोजिट साइड से आकर लगा हुआ होता है कौन? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। अरे बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद जो चीज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वह होगा कौन सा चीज? तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगला जो चर्चा हम करने चल रहे हैं SN2 रिएक्शंस के बारे में, वो कौन सा चीज होगा? तो वो होगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। ध्यान देना, हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से देखना, ये बातें भी जल्दी समझ में कठिनाई से आती है लोगों को। सुनो क्या चीज, हम आपके सामने 2 SN2 रिएक्शंस का उदाहरण लिख रहे हैं। हम आपके सामने 2 SN2 रिएक्शन का एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लो यहां पर एक अल्काइल हैलाइड था, ठीक है, यहां कोई ग्रुप होगा, रहने दो, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल ले लेते हैं। मान लो अमोनिया है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। और एक दूसरा केस ले रहे हैं जिसमें ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, बट दिस टाइम न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। मान लो न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहां पर अब की बार OH- ले रहे हैं, हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। अरे बेटा, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा और इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा वो देख। इनका ट्रांजिशन स्टेट में ये अपना लोन पेयर इसको देना शुरू करेगा। अगर आप अपना लोन पेयर कंप्लीटली किसी को दे देते हैं तो आप पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। यह अभी कंप्लीटली नहीं दिया है, लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उसका कुछ परसेंटेज इसके छोटा वाले लोब, अरे वो छोटा सा लोब है तो जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ही परसेंट में अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा। तो कुछ परसेंट में इसने अपना इलेक्ट्रॉन अभी इसको दिया है इस कार्बन के छोटे वाले लोब में, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे को देने के कारण इस पर हल्का सा कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिस प्रोपोर्शन में इस कार्बन को उधर से इलेक्ट्रॉन मिला है उसी प्रोपोर्शन में इसने इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर के तरफ शिफ्ट करवा दिया है ताकि कार्बन पर कोई चार्ज डेवलप ना हो। जितना परसेंट में कार्बन को पीछे से छोटे वाले लोब के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला है उतना ही परसेंट में उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर शिफ्ट कर दिया। नतीजतन इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? हैलोजन पर हल्का सा निगेटिव। तो इधर ट्रांजिशन स्टेट जो दिखेगा वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा दिखेगा, अमोनिया हैविंग पार्शियल पॉजिटिव, और ये ऐसा कार्बन से 3, और ये हैलोजन पर भी हल्का सा पार्शियल निगेटिव। ये ऐसा चीज बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनेगा। आओ, निगेटिवली चार्ज में क्या होगा? बेटा, इस पर टोटल निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज में से हल्का सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने उसको दिया तो इसका चार्ज घट जाएगा, कंप्लीट से पार्शियल आ जाएगा, और जितना प्रोपोर्शन में इधर से उसको इलेक्ट्रॉन मिला है उतना प्रोपोर्शन में इसने उधर भेज दिया तो इसका चार्ज हल्का सा डेवलप, माने जितना यहाँ घटा है उतना वहां बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ का भी ये OH यहाँ पर हल्का माइनस, ये कार्बन
कार्बन के 3 वैलेंसी से ये इधर हैलोजन, हैलोजन पर भी हल्का सा माइनस, ये ऐसा ही हो जाएगा ना। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट इस तरह का डेवलप होगा। अगर निगेटिवली चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल हो तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट इस तरह का डेवलप होगा। लेकिन एक चीज देखो, अच्छा एक बात जानते हो ना, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो, ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो तो रिएक्शन का रेट अच्छा होगा। ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबलाइज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होना, माने रिएक्शन अच्छे रेट से होना, ये बात तो समझ रहे हो ना। अगर हमको ये रिएक्शन को अच्छे रेट से करवाना है तो हमारा परम कर्तव्य है कि इसको और इसको क्या प्रोवाइड करें, सहूलियत मुहैया करवाएं, इसको स्टेबलाइज करवाएं। बेटा अगर SN2 रिएक्शन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से हो रहा हो, खूब ध्यान से सुनना, अगर SN2 रिएक्शन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के मार्फत हो रहा हो या निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इनिशिएटेड हो, हमारे ट्रांजिशन स्टेट पर चार्ज हर समय रहा करता है, हमारे ट्रांजिशन स्टेट पर चार्ज हमेशा डेवलप्ड रहता है। और ट्रांजिशन स्टेट पर अगर चार्ज हमेशा डेवलप रहा करेगा और ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग स्टेबलाइज करना चाहेंगे तो हमको सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट का दरकार होगा, हमको कैसा सॉल्वेंट का जरूरत होगा, इनको स्टेबलाइज करने के लिए कैसे सॉल्वेंट का जरूरत होगा, तो पोलर सॉल्वेंट का जरूरत होगा। सॉल्वेंट जो हमको चाहिए, चाहे उनको चाहे उनको, दोनों में से किसी को भी स्टेबलाइज करने के लिए, तो वी विल नीड सम पोलर सॉल्वेंट, we will need some polar solvent, हमको पोलर सॉल्वेंट चाहिए। अब आओ, अरे बेटा सॉल्वेंट भी दो तरह का होता है, सॉल्वेंट भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। सॉल्वेंट भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है कैसा, पोलर, ठीक है। अब कहने का मतलब जो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, बेंजीन, केरोसिन, ये सब CS2, ये सब सॉल्वेंट हो गया। पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं प्रोटिक और एक को बोलते हैं एप्रोटिक, ठीक है। प्रोटिक का सबसे बेहतर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, जो H+ दे सकता हो जरूरत पड़ने पर, दो प्रोटिक सॉल्वेंट, अल्कोहल वगैरह, अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट जरूरत पड़ने पर H+ दे सकता हो। एप्रोटिक जिसमें चार्ज तो है बट दे आर नॉट कैपेबल टू डोनेट H+ आयन, और ये स्पेशल होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं जैसे DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। DMSO का नाम क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये सल्फर डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये CH3, DMSO। ये बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अच्छा खासा पोलैरिटी रहेगा। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या नाम बोला हमने, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अरे बेटा फॉर्मामाइड कहने का मतलब ये फॉर्मिक एसिड का एमाइड, दिस इज फॉर्मामाइड। यह जो मॉलिक्यूल अभी बनाए हैं वो मॉलिक्यूल क्या चीज है, फॉर्मामाइड है, HCOONH2। अब ये दोनों हाइड्रोजन को यहां से हटा दे और दो मिथाइल जोड़ दे, यह CH3, ये CH3, यह है DMF है। तो ये सब होता है पोलर एप्रोटिक, HMTA, हेक्सामिथाइल टेट्राएमाइन, इस तरह का। तो ये सब जो होता है वो पोलर एप्रोटिक के उदाहरण है। ये कहानी समझ में आ गया, ये पोलर एप्रोटिक, ये। अरे बेटा तो अगर हमको यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट लेना है तो पोलर सॉल्वेंट में भी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है प्रोटिक, एक है एप्रोटिक। कौन सा, अगर हम लोग पोलर में प्रोटिक चुन लेंगे, प्रोटॉन वाला चुन लेंगे, तो प्रोटॉन वाला आकर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर ही अटैक करना शुरू कर देगा। अगर सॉल्यूशन में H+ एक्सेस में हो तो वो H+ इनके साथ या इनके लोन पेयर पर अटैक करना शुरू कर देगा, इनकी ही रिएक्टिविटी घटाकर रिएक्शन को होने से ही बंद कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो प्रोटिक लेना तो कहीं से भी समझदारी नहीं है, तो पोलर सॉल्वेंट भी लेंगे तो कौन सा लेंगे, एप्रोटिक लेंगे। ये बात समझ में आ गया। पोलर सॉल्वेंट भी अगर हम लोग लेंगे तो पोलर सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, एप्रोटिक। अरे बेटा 12 के लेवल पर यही बात याद रखना है कि SN2 रिएक्शंस करवाने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू यूज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
ठीक है सर, ये कौन सा बात आपने कहा कि 12 के लेवल तक, माने लिमिट आप उसमें क्या काहे लगा रहे हैं, अनलिमिटेड बात कीजिए। तो अनलिमिटेड बात सुनो, अब माने 12 के लेवल से थोड़ा आगे का कहानी सुनना, ठीक है। अरे बेटा ध्यान है सबका हमारी तरफ, सभी लोग हो नहीं यहीं पर, हम बोलना जारी रखते हैं, खूब अच्छे से सुनना, मन से सुनना। सर सुना कान से जाता है, मन से सुनना ई कौन सा सुनना हुआ बताइए। तो बात ये कहना, देखो जैसे मान लेते हैं कोई हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा। और हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लिया है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज किया है, खूब अच्छे से सुनना, एक बार में बात समझ जाना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज किया है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज मौजूद है और पोलर होने के कारण ये चार्ज वाले स्पीशीज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक। बेटा अगर हमारे रिएक्टेंट पर भी चार्ज मौजूद हो, especially this time I am talking about these types of reaction where reactant also contains some charged species, okay, where reactant also contains some charged species। हम उसी पर्टिकुलर टाइप रिएक्शन का चर्चा कर रहे हैं अभी, इस तरह के रिएक्शनों का नहीं। तो अगर इन पर भी चार्ज मौजूद है तो ये कसम थोड़े खाए हुए हैं कि ट्रांजिशन स्टेट को करेंगे और इनको नहीं करेंगे। ये अगर पोलर है, इनको सॉल्वेशन के द्वारा स्टेबलाइज करेगा तो इनको भी स्टेबलाइज करेगा, उन पर भी चार्ज मौजूद है, उनको भी स्टेबलाइज करेगा। और अगर हकीकत में सोचो तो यहाँ पर चार्ज डिफ्यूज्ड है, यहाँ से यहाँ तक बटा हुआ है, और यहाँ चार्ज यहाँ पर जो है सर इसमें चार्ज डिफ्यूज्ड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बटा हुआ है, और यहाँ चार्ज कंसंट्रेटेड था, एक ही पॉइंट पर कंप्लीट चार्ज था। तो एक्चुअली अगर बात करें तो इसमें ज्यादा सॉल्वेशन होगा, उनमें चार्ज ज्यादा होने के कारण सॉल्वेशन उतना ही रंग दो बॉल पर फैला दिया जाए और उतना ही रंग सिर्फ एक ही बॉल पे रंगा जाए तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वहां शुरू में रिएक्टेंट में एक ही जगह सेंटर पे जमा है और यहाँ पर चार्ज दो जगह फैला दिया गया है। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी रिएक्टेंटों में ज्यादा होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो इनको ज्यादा स्टेबलाइज हो जाना पड़ेगा, इनको कम स्टेबलाइज करेगा पोलर सॉल्वेंट। और अगर हमारा रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो गया तो अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाना था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ने इसको हल्का नीचे किया तो खुशी लगा कि अरे मेरा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, लेकिन जो तुम्हारा जमीन था उसी को नीचे कर दिया तो फिर तो फर्क उतना का उतना ही रह गया, और इसको ज्यादा नीचे कर दे तो फर्क तो अब बढ़ ही गया है। तो अगर सच्चाई में सोचा जाए तो वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पर भी चार्ज मौजूद है, उनका अगर हम लोग ग्राफ स्टडी करने लगे तो उनका एक्टिवेशन एनर्जी घटाने के बजाय क्या करने लगता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ऐसे जो हमारे SN2 रिएक्शंस होते हैं उनके लिए फिर पोलर एप्रोटिक भी अच्छा नहीं रह जाता है, बल्कि हम लोग यूज करने लगते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कम से कम न तो उसको किसी को न स्टेबलाइज करेगा, जो नॉर्मल कंडीशन था उसी कंडीशन में हुआ करेगा। तो सुनो, अगर हम लोगों को कोई SN2 रिएक्शन करवाना हो और रिएक्टेंट पर बहुत ज्यादा चार्ज हो, हाईली चार्ज स्पीशीज हो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही फेवर करते हैं, या पोलर एप्रोटिक भी लेते हैं तो ऐसा पोलर एप्रोटिक लेते हैं जिसमें चार्ज कम हो, जो कम स्टेबलाइज कर रहा हो, और नहीं तो फिर हम लोग करवाते हैं कैसा, पोलर एप्रोटिक करवाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने लगते हैं। ठीक है, हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करने लगते हैं SN2 रिएक्शंस के लिए, वो कैसा सॉल्वेंट यूज करने लगते हैं, नॉन पोलर। क्या सारे SN2 के लिए? तो नहीं, ये सारी बात जो की गई है वैसे रिएक्शन के लिए जिसमें एडिटिंग रिएजेंट पर क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है, उनके लिए। उस तरह के SN2 के लिए तो फिर सबसे बेहतर कौन सा रहेगा,
इस तरह के SN2 के लिए सबसे बेहतर कौन रहेगा? पोलर ए प्रोटीन, जिसमें रिएक्टेंट पर चार्ज ही नहीं है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, खाली वही स्टेबलाइज होगा, तब तो उसके लिए तो फिर बेहतर कौन सा रहा करेगा? पोलर ए प्रोटीन ही ना बेहतर रहा करेगा। ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वाली बात समझ में आ गई थी सभी लोगों को, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और इससे पहले हम SN2 के बारे में चर्चा किए थे, क्या चीज? SN2 के बारे में चर्चा किए थे स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये दोनों चीज समझ में आ गया था। अरे बेटा SN2 के बारे में भी एक दो बात और चर्चा करना है, हम करते चलते हैं, सुनते चलना। SN2 के बारे में भी एक दो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बाद एक दो और चीज चर्चा करना है, वो सुनना। हम क्या बोलते चलते हैं, सुनो। पहला बात, अगर कहीं पर बेंजाइल हैलाइड है, अगर कहीं पर बेंजाइल हैलाइड है, यह बेंजाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 के प्रति भी बहुत अच्छी होती है और SN2 के प्रति भी बहुत अच्छा होता है। यह SN1 में भी बहुत शानदार है, SN2 में भी बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस, SN2 सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है हिंड्रेंस के द्वारा। वो छोटे वाले लोब तक कोई पहुंच जाए अटैक करने के लिए, पहुंचने में अगर रोकने लगेगा, हिंड्रेंस अगर होने लगेगा तो SN2 कठिन होने लगता है। तो ये तो प्लेनर चीज है, बेंजीन रिंग तो एक पतला सा प्लेन है, बाकी तो चारों तरफ पूरा एरिया खाली है। तो याद रखना, एराइल हैलाइड जो होता है, माने ये बेंजाइल हैलाइड जो होता है ना, अगर इनको पोलर सॉल्वेंट साथ में दे दो, पोलर सॉल्वेंट दे दो, तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, SN1 में चले जाएंगे। और इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दो तो फिर SN2 भी बड़े मजे से दिखाते हैं। तो इनका SN1 में जाएंगे कि SN2 में जाएंगे, ये टोटली निर्भर करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। इनका SN1 भी शानदार होता है, SN2 भी शानदार हुआ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन जो हमको करना, माने ये कंफ्यूजन होता है, कई बार पूछा रहता है कि इनका ये किस रिएक्शन के प्रति अच्छा रिएक्टिविटी दिखाएंगे, तो जवाब है SN1 के प्रति भी। और अरे बेटा दूसरा चीज है, जैसे मान लो जिस कार्बन पर हैलोजन है, हाँ, उसके बगल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो फिर इनका SN2 का रेट भी बहुत बढ़ा हुआ देखा जाता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ हो, हैलोजन छोड़ो, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो, जिस कार्बन पर क्या लगा हुआ हो, लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो इनका भी SN2 का रेट बहुत उम्दा देखा जाता है। क्यों भला? मेरा बात ये सुनो, न्यूक्लियोफाइल इसके तरफ अट्रैक्ट क्या देखकर होता है? ये हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम कराया है, उसी को देखकर। अरे बेटा एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घटा देगा, और घटा देगा तो इसका वहां उधर की तरफ खींचा जाना और तेजी में नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ हो, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो SN2 का रेट और बेहतरीन हुआ करता है। इतना बात समझ गए सभी लोग? तीसरा चीज हमको कहना है, जानते हो तीसरा बात क्या कहना है? अगर हैलोजन ब्रिज हेड सेंटर पर हो, गौर से सुनना, अगर हैलोजन की मौजूदगी कहां पर हो, ब्रिज हेड सेंटर पर हैलोजन मौजूद हो, तो इनका भी SN2 भी, SN1 तो होता ही नहीं है, SN2 भी खराब होता है, पुअर रेट होता है। इनका SN2 भी क्या हुआ करता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, खराब रेट से हुआ करता है। ये लोग SN2 भी अच्छा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन वाले लोग SN2 भी बहुत अच्छा नहीं दिखाया करते हैं। ठीक ठाक, इतना कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को? हम आगे बढ़ें, SN1 SN2 से आगे बढ़ते हैं। तो SN1 SN2 से आगे बढ़ा जाए तो हम लोग चलते हैं अगले लेक्चर में, इसके आगे का चर्चा करते हैं।